वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चाहे हिंदी के हो, चाहे जीके के हो, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये आधारित है हिमाचल प्रदेश में आज HPPSC शिमला के द्वारा ARO की परीक्षा कंडक्ट की गई थी, उसी के तहत आज का ये प्रश्न पत्र रहेगा। आज जो इस वीडियो में पहले हम डिस्कस करेंगे तो वो करेंगे हम हिंदी वाले सेक्शन को, ताकि आगे आप कोई भी परीक्षा दे रहे होंगे, चाहे आज आप HPPSC शिमला की परीक्षा दे रहे हैं जैसे PGT की हो गई, या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं अन्य कोई परीक्षा की जहां पर हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 है, इसमें हम जीके जो ग्रामर हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन को देखेंगे। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं थे, परंतु जिन्होंने नहीं पढ़े हैं तो उन्हें यहाँ से समस्या आ सकती थी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग HPPSC शिमला या फिर जहाँ पर हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं और हिंदी ग्रामर की अभी तक आपने तैयारी नहीं की है, तो हमारी टीम के द्वारा हिंदी ग्रामर के नोट्स तैयार किए गए हैं। हैंड रिटन और शॉर्ट नोट्स हैं, आप उन्हें परचेज़ कर सकते हो। नंबर आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लेना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इन नोट्स से संबंधित, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है 41। क्या पूछा गया है? साधु शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो नॉर्मल सा प्रश्न था ये। तो साधु शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा साध्वी। विकल्प जो बी है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42। इसमें क्या पूछा गया है? मुंडेर के ऊपर कौन बैठा है। तो जो मुंडेर के ऊपर कौन बैठा है, ये जो पद है, रेखांकित पद में सर्वनाम का प्रकार बताना है। सर्वनाम से ये प्रश्न लिया गया था, तो ये जो लिंग से प्रश्न लिया गया था, ये भी बता देता हूँ। लिंग से ये प्रश्न लिया गया था, दूसरा सर्वनाम से है। अगर आपने सर्वनाम पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको पता ही चल जाएगा कि जो कौन, क्या, ये किस लिए ये होता है, ये अधिकतर आता है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो जो सी है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। इसके लिए थोड़ी सी डिटेल आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसकी व्याख्या भी दी गई है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो इसी से आप आइडिया लगा सकते थे। उदाहरण के लिए, वाक्य में कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप कौन हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अधिकांश अन्य सर्वनामों की तरह प्रश्नवाचक सर्वनाम वाक्यों में संज्ञाओं का स्थान लेते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिए, उदाहरण है प्रश्नवाचक सर्वनाम के। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे घर में कौन है, तुम किसे ढूंढ रहे हो। ठीक है, इस तरह के ये जो उदाहरण हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण ही हैं। फिर चलते हैं अपनी क्वेश्चन पेपर की तरफ। यहाँ देखिए, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 43। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का विकल्प है। तो बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का विकल्प कौन सा होगा। तो देखिए, पहला विकल्प है मैंने तेरे को। गलत है, तेरे को नहीं आता, कभी तुझे आता है। तुमने उस कार का क्या करा। करा भी नहीं आता, किया होता है। हमारे को भी नहीं होता, हमें होता है। मुझे अपनी हस्तलिपि सुधारनी है। मुझे अपनी हस्तलिपि सुधारनी है, ये सही हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए 44। जिस समास में प्रथम पद नकारात्मक हो उसे कहते हैं। क्या है? जिस समास में प्रथम पद नकारात्मक हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है नज्ञ समास। नज्ञ तत्पुरुष समास कहा जाता है उसे। अधिकतर ये संस्कृत के शब्दों, संस्कृत की लैंग्वेज में प्रयोग में लाए जाते हैं, परंतु हिंदी में इसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है। उदाहरण देख लीजिए, इसका उदाहरण भी आपको दे देता हूँ। देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी के उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष इस सूत्र के अनुसार जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में कौन सा, ध्यान रखिएगा आगे परीक्षा हेतु भी, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, प्रथम और उत्तर एक ही होता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वो होता है तत्पुरुष, नज्ञ तत्पुरुष समास। नज्ञ इस सूत्र से नज्ञ अवयव का सुबंध के साथ समास नज्ञ समास कहलाता है। यह निषेध अथवा अभाव के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक है। अनुद्वेग कर्म, इस पद में उद्वेग करने का अभाव
होता है। तो ये है इसका उदाहरण, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अपने प्रश्न पत्र की तरफ। तो यहाँ से तो 44 का हो गया विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा 45। इसमें क्या पूछा गया है? मंगल कामना व्यक्त करने वाला वाक्य कहलाते हैं। तो जो मंगल कामना करने वाले वाक्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है इच्छावाचक, अर्थात इच्छा व्यक्त की जाती है इसमें मंगल कामना करने की। इसका भी उदाहरण आपको दे देता हूँ। देखिए, इच्छा वाक्य उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, नववर्ष मंगलमय हो, ईश्वर करे सब कुशल लौटें, दूधो नहाओ पूतो फलो। जो अगली परीक्षा होगी ना आपकी कहीं किसी की भी, तो वहाँ पर ये उदाहरण आ सकते हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो ध्यान से आपने इनको सुनना है ताकि जो नेक्स्ट कोई भी परीक्षा हो वहाँ पर अगर ये प्रश्न आए तो आप इन्हें ईजीली कर सको। ठीक है, चलते हैं अब अपने प्रश्न पत्र की तरफ। प्रश्न है अगला हमारा 46। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है 46 में, तामसिक शब्द का विलोम क्या होगा? तामसिक शब्द का विलोम आपको पता ही है, नॉर्मल सा रहता है सात्विक। तामसिक सात्विक कहते हैं, तामसिक खाना नहीं खाना है। तामसिक खाने की स्थान पर हमें क्या खाना है? सात्विक खाना खाना है। तो इसलिए 46 का तो हो जाएगा बी, सात्विक खाना। अगला प्रश्न देखिए 47। वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, रेखांकित क्रिया का प्रकार है। रेखांकित नहीं किया यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पर रेखांकित करना था धुलवाने को। वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, इसलिए रेखांकित क्रिया का प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया, अर्थात प्रेरणा करवाई जा रही है। मैं कहता हूँ मेरे द्वारा बच्चों को पढ़वाया जाता है, तो यहाँ पर पढ़वाना भी एक तरह से प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इसका भी उदाहरण आपके समक्ष देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परीक्षा में ये परिभाषा भी पूछी जा सकती है। परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है कि जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कौन सी क्रिया कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। इसके उदाहरण देखिए, बोलना, बोलने का होगा प्रेरणार्थक क्रिया में बुलवाना। पढ़ना, पढ़वाने इसका होगा पढ़वाना। खाना इसका होगा खिलवाना। ये होती हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने इनका। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलिए। तो यहाँ पर तो हो गया हमारा 47 का सी। अगला है वह 48। वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया, रेखांकित पद क्रिया विशेषण का प्रकार है। वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया, रेखांकित पद क्रिया विशेषण का प्रकार है। तो यहाँ पर जो फटाफट है, इसमें जो कौन सी क्रिया विशेषण होगा? रीतिवाचक। विकल्प सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। इसका भी उदाहरण आपको दे देता हूँ। देखिए, ये उदाहरण है। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में बताते हैं, वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए इसके हैं, ध्यान से देखें। जैसे फटाफट, गलत, हमेशा, सच, अच्छी तरह, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे आदि शब्द ये होते हैं आपके क्रिया विशेषण। ठीक है, चलना, बोलना आदि क्रियाओं का विशेषण बना रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, ये परिभाषा भी आपने याद रखनी है। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में बताते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 49। इसमें क्या पूछा गया है? झक मारना मुहावरे का अर्थ है। तो जो झक मारना मुहावरा है, इसका क्या अर्थ होगा? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है आपका बैठकर समय बर्बाद करना,
कोई कार्य नहीं करना, ऐसे ही बैठे रहना और समय अपना बर्बाद करना। बी सही होगा। फिर प्रश्न है 50, गरज कहती घटाएं हैं नहीं होगा उजाला फिर। गरज कहती घटाएं हैं नहीं होगा उजाला फिर। तो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर एक तरह से किसी के साथ जो जैसे क्या बोलते हैं इसको, मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। प्रकृति इत्यादि का मानव के साथ या फिर जो मनुष्य की गतिविधि होती है उनके साथ एक तरह से तुलना की जा रही है, तो मानवीकरण अलंकार होगा। गरज कहती हैं घटाएं है नहीं होगा उजाला फिर। तो सी इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा परीक्षा में। इसका भी कुछ उदाहरण रखा होगा, ये आपको दिखा देता हूं। देखिए, हाँ यहाँ पर है मानवीकरण अलंकार। इसकी परिभाषा क्या है? जहाँ पर यम जड़ में चेतन का आरोप होता है, जहाँ पर जड़ में चेतन का आरोप होता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है कि क्या है परिभाषा मानवीकरण अलंकार की? जहाँ पर जड़ में चेतन का आरोप होता है वहाँ पर होता है मानवीकरण अलंकार। अर्थात जहाँ जड़कृत पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो वहाँ पर होगा मानवीकरण अलंकार। क्या? जहाँ जड़कृत पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। एक तो हो गया जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबा रही उषा घट तारा नागरी। ऐसा ये कुछ पंक्ति है, थोड़ी सी गलती यहाँ पर दी गई है, तो इसको भी आपने याद रखना है। परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कुछ एक उदाहरण और दे देता हूँ आपको। फिर देखिए यहाँ पर उदाहरण देता हूँ आपको उपमा अलंकार का। उपमा अलंकार में कैसे शब्द आते हैं, कैसे वाक्य आते हैं? निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, उपमा अलंकार। आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा रस पीजे, रूपक अलंकार। तरु पल्लव चंद्रकला से धुरे, उपमा अलंकार। देखी विपुल विकल वैदेही अनुप्रास अलंकार। फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर है सकुची सिय मन महु मुस्कानी, स्वाभोक्ति अलंकार है। हाँ तो सुमिरन नाम सुधा रस, रूपक अलंकार है। पारदर्शी वह शीशे की तरह आकाश, यहाँ पर उपमा अलंकार है। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। फिर है आगे, एक रम्य उपवन था नंदन बन सा सुंदर, यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा। मानो भास्वार भाव वही हो कविताओं के, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। गरज कहती हैं नहीं होगा उजाला फिर, पिलके से शतदल, यहाँ पर है मानवीकरण अलंकार, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, जो प्रश्न हमें परीक्षा में पूछा गया था उसे तो हमने डिस्कस कर लिया, साथ में अन्य प्रश्नों को भी आपके साथ डिस्कस किया, ताकि आप कोई अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो ये देखिए 50 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर अपने वीडियो का समापन कर लेता हूँ। अंत में फिर से कहूँगा, अगर आप हिंदी साहित्य के हस्तलिखित हिंदी ग्रामर के हस्तलिखित नोट्स लेना चाहते हो तो जल्द से जल्द लीजिए। शॉर्ट नोट्स हैं, लगभग 79 या 80 के आसपास इसके पेजेस होंगे। अच्छे से रिवीजन आप इनका करोगे तो आपका यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, धन्यवाद।